हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कंटिन्यू किए, जिसमें हम आज कहाँ हैं, संवैधानिक विकास यात्रा ही है ये। इसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके पहले अगर आप देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1935 तक संविधान की विकास यात्रा है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है कि उन अधिनियमों का क्या प्रभाव रहा, क्या भारत में कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर शासन करने के लिए कंपनी ने जिन नियमों को बनाया था उन्हीं में से कुछ चीज़ों को ग्रहण करना, उनमें से सबसे अधिक प्रभाव किसका, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पे पड़ा हुआ है। लेकिन 1935 अंतिम अधिनियम है ब्रिटिश हुकूमत का। उसके बाद भारत में 1942 में क्रिस मिशन को भेजा गया था, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए। साइमन कमीशन आया, क्रिस मिशन भी आया, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 के बेस पर भारत में क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण किया गया। और उसी के बताए हुए, यानी कि उसने जो आधार बताया, जो तरीके बताया कि कैसे भारत में संविधान सभा का निर्माण हो, उसका चुनाव कैसे हो, उसने जो भी बातें बताई उस पर हम लोग चर्चा इसके पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात किसी करने वाले हैं कि संविधान निर्माण अब कैसे होगा, क्योंकि संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करने जा रही है। यानी कि भारतीय संविधान सभा संविधान बनाएगी किसके लिए, भारत के लिए बनाएगी। तो सवाल उठता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, यानी कि प्रथम बैठक की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि क्या है, अस्थायी हैं। ये क्या है, अस्थायी हैं। और उसके बाद 11 दिसंबर को जब बैठक होती है संविधान सभा की, तो अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो एक सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा रीजन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहले ही दिन क्यों नहीं बना दिया गया। तो इस पर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बात और आप समझते हुए चलिए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष को भी बनाया गया था। कौन उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सवाल क्या पूछ सकता है यहाँ प्री का, या किसी वनडे एग्जाम में भी आप जा रहे हों, या पीसीएस यूपीएससी किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हों, या किसी कहीं का उत्तराखंड, बिहार या आप एमपी, राजस्थान कहीं का एग्जाम दे रहे हो, तो एक सवाल होता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। अस्थायी तो आप जानते हैं, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के द्वितीय और अंतिम अध्यक्ष यानी राजेंद्र प्रसाद क्या है, द्वितीय भी हैं और अंतिम भी हैं, क्योंकि इसके बाद कि कोई और संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं बना। यानी कि शब्दों के साथ सवाल खेला जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संविधान सभा के अंतिम या द्वितीय अध्यक्ष दूसरे कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। पहले बात ये थी कि जब सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद चूंकि पहले तैयार नहीं थे क्या करने के लिए, संविधान सभा के इस पद को सुशोभित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो लोग तैयार नहीं थे। इन दोनों लोगों को गांधी जी ने मनाया था, यानी महात्मा गांधी ने बड़ी प्रार्थना, अनुनय विनय किया था। उसके बाद जब भीमराव अंबेडकर भी हिस्सा बने हैं, प्रायोजक समिति के अध्यक्ष बने हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी उन्होंने क्या किया था, अनुनय विनय किया था कि आपको इसका क्या होना पड़ेगा, अध्यक्षता करनी ही होगी, क्योंकि कुछ ऐसे योग्य लोग थे जिन्हें इस बात का संविधान सभा को इस बात का भान था, यानी अंदाजा था कि अगर ये ऐसे पद नहीं दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान के निर्माण में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रायोजक समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बनाए जाने के पीछे का कारण यही होगा, दोनों को लाया जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी को लाया गया, बनाया गया, समझाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने, संविधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तो क्या सवाल उठता है कि संविधान सभा का अंतिम दूसरा अध्यक्ष कौन है।
तो यानी क्या, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं, जो कि अस्थायी। उपाध्यक्ष के तौर पे कौन है? एस.सी. मुखर्जी हैं। एक खास बात और है कि जब अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, किसे? राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उसी समय संवैधानिक सलाहकार को भी चुना गया था। किसे? संवैधानिक सलाहकार को चुना गया, जिनका नाम क्या है? बी.एन. राव। यानी बी.एन. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी.एन. राव को बना दिया गया संवैधानिक सलाहकार। अब एक खास बात और कि लेकिन एक बात उठता है कि संविधान सभा की बैठकें तो हो गई। पहले दिन की बात करेंगे तो सज्जन सिन्हा है, दूसरे दिन अस्थायी। क्या संविधान सभा ने कोई काम किया था? बिल्कुल नहीं, संविधान सभा ने कोई काम नहीं किया था। संविधान सभा की जो कार्यवाही प्रारंभ होगी वो शुरू होगी 13 दिसंबर को। कब शुरू होगी? संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ होती है कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब शुरू होगी? 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होगी। और कैसे प्रारंभ होगी? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को कौन? जे.एल. नेहरू, यानी कौन? जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव? यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उनका था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष। यानी इस प्रस्ताव से ही अगर मैं ये कहूँ कि संविधान सभा की कार्रवाई की शुरुआत है तो करेक्ट। आपसे ये सवाल किया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो बेशक आप 9 दिसंबर बताने वाले हैं। संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ? बेशक बताएंगे 9 दिसंबर। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई, तो आपको ये बताना होगा कि कब? 13 दिसंबर 1946। यानी इस डेट को आपको याद करना होगा, चाहे जिस एग्जाम में आप जाइए। ये फंसाने वाला सवाल आपके लिए है यहाँ। तो 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बनेगा? भविष्य में बनेगा संविधान की उद्देशिका। इस बात को समझिएगा। जिसका अगर ये बात किया जाए तो इसकी भाषा कहाँ से है? इसकी भाषा के विचार, यानी विचार कहाँ से लिया गया? इसकी भाषा किसके पास है? अमेरिका। और इसका विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। यानी समझिएगा उद्देशिका भी जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि मेंस में आपके क्वेश्चन है और प्री में भी बहुत सारे सवाल यहाँ बनते हैं, और मेंस GS2 आप अगर देखते हैं तो टॉपिक 1 में उद्देशिका के बारे में बहुत सारे सवाल बनेंगे। आगे हम चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होता है 13 दिसंबर 1946 को। प्रारंभ कौन करवाता है? जवाहरलाल नेहरू करवा रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। यह उद्देश्य प्रस्ताव की अगर स्वीकृति की बात करूं आपसे कि जिस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जे.एल. नेहरू 13 दिसंबर को, इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? इसे स्वीकृति प्रदान किया गया 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक, यहाँ तो बातें समझ में आपको आ चुकी होंगी। एक बात ये समझिएगा, उद्देशिका यही जब स्वीकृति प्रदान हुई इसे किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को, तो 22 जनवरी 1947 को ये क्या उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाया? उद्देशिका कहलाया। यानी क्या कहलाया? संविधान का प्रेम्बल, इंट्रोडक्टरी, आमुख, प्राककथन, कितने शब्द उसके लिए यूज कर सकते हैं आप, या कभी आप आम भाषा में क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी आप कह देते हैं। किसे? संविधान की उद्देशिका को। आप प्रस्तावना भी कहते हैं, आमुख भी कहते हैं, प्राककथन भी कहते हैं ना। अब ये भी कहा जाता है कि संविधान का आई कार्ड है, यानी आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसा परिचय पत्र बताया जाता है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो उद्देशिका की आगे हम बात करेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आपसे करने वाले हैं कि उद्देशिका में और सारी बातें क्या। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, ये कौन सा ऐसा कारण है कि कार्यवाही का प्रारंभ इस 13 दिसंबर को ही किया गया, वो भी प्रारंभ किया जा रहा है कब? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। एक बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत बड़ा सवाल इसलिए बनता है कि ऐसा कौन सा रीजन है यहाँ कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को पेश किया गया और इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। लेकिन संविधान जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब उद्देशिका को संविधान में अंतिम जाके जोड़ दिए, क्योंकि उद्देशिका संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है। इस बात को आप जानते हैं। तो ऐसा कौन सा रीजन है यहाँ पर
कि उद्देशिका को सबसे पहले लाया गया, या उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका बनाना था। उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? नहीं, सवाल बनता कि उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या है, उस उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इसे सबसे पहले पेश कर दिया गया। क्योंकि आपको मैं बता दें कि इस प्रस्ताव में पहले बात मैं नहीं करने वाला हूं कि ये तो बनेगा कब, 22 जनवरी को स्वीकृत होगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसमें क्या था। उसमें कहा गया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होगा, स्टेट होगा, यानी राज्य होगा, गणराज्य होगा, ऐसा कहा गया था। और जब ये कहा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, यानी कि यह संविधान यह देश किसी के अधीन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, एक सॉवरेन स्टेट होगा, ऐसा उस उद्देश्य प्रस्ताव में पहले ही शुरुआत हुआ था। लेकिन ये भी समझिएगा, कहा गया कि स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, लेकिन उसके आगे एक शब्द जोड़ा गया, क्या हम भारत के लोग भारत को, तो यानी ये भी कहा गया क्या कि गणराज्य होगा वो संविधान, यानी भारत क्या होगा, स्वतंत्र प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, जो अपने लिए क्या करेगा, स्वयं के लिए संविधान का निर्माण करेगा। किसके लिए करेगा? स्वयं के लिए करेगा। तो क्या कहता है कि स्वयं के संविधान का निर्माण करेगा, चाहे वो उसके प्रांत हों, यानी देशी रियासतें हों, प्रांत हों, सबके लिए क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा और सभी को मिल करके एक संघ बनाएगा। क्या करेगा? एक संघ बनाएगा। ये कहना किसका था? इस उद्देश्य प्रस्ताव कहना था कि क्या कहना था कि स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य भारत को बनना है। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वह संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। वह गणराज्य जो बनेगा, उस गणराज्य में देशी रियासतें भी होंगी और क्या होंगी, क्योंकि देश आपका आज़ाद तो है नहीं इस समय। जब बातें चल रही 13 दिसंबर 1946 की, तो देश के आज़ाद है नहीं, आज़ाद है। ये भी कहा गया कि स्वतंत्र गणराज्य होगा और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, जो स्वयं के लिए क्या करेगा, संविधान का निर्माण करेगा। उसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो देशी रियासतें हैं, वो संघ के स्वरूप में होंगी, यानी भारत क्या बनेगा, एक संघ बनेगा। और जब वो संघ बनेगा तो कहा जाता है क्या कि जब वह देशी रियासतों और उसको मिला करके, देशी रियासत भी रहेंगी और ब्रिटिश प्रांत जो है, जब हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ादी हमको मिल जाएगी, तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक गणराज्य। और उस गणराज्य संघ व भारतीय संघ, उस यूनियन स्टेट कहा जाए, क्या कहेंगे आप? भारत क्या है भाई? भारत राज्यों का एक संघ है, ये बात समझिएगा। यानी भारत एक संघ बनेगा और संघ की सारी शक्तियां किसमें होंगी? उस संघ की समस्त शक्तियां जनता में निहित होंगी। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव में सर्वोच्च तो जनता ही रही है, क्योंकि ये बात उस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य भारत बनेगा, स्वयं संविधान का अपने लिए निर्माण भी करेगा, देशी रियासतें और उसके प्रांत सब मिल करके संघ का निर्माण करेंगे। लेकिन उस संघ की सारी शक्तियां, समस्त शक्तियों का जो स्रोत होगा, यानी उस संघ को जो शक्तियां मिलेंगी, वो शक्तियां मिलेंगी किससे? जनता से। यानी कि जनता हमारी क्या होगी? सर्वे सर्वा सर्वोच्च होगी। इसीलिए संविधान पहले सर्वोच्च नहीं है, पहले बी द पीपल ऑफ इंडिया सुपर पावर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम भारत के लोग भारत को, इसीलिए लाइन शुरुआत किया गया है। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अपना यूएनओ का जो प्रेम्बल है, उसमें कहा जाता है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वहीं से कॉपी किसने किया है? जीएल नेहरू ने किया। समझिएगा, कोई दिक्कत? क्या क्या हमने संविधान को बनाया है किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए बनाया है? हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? संविधान के जरिए बताएंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए हमने किसे बनाया है? जुडिशरी को बनाया है। हमारे ऊपर राजा कौन से बनेगा, हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, हम कैसे सरकार की चुनेंगे, इसके लिए हमारी कार्यपालिका होगी। और हमारे ऊपर कानून बना करके शासन कौन करेगा? कार्यपालिका से निकल के आएगी विधायिका, और जब गलती करोगे दंड के लिए आ रही न्यायपालिका। यानी जनता ने तीनों को बनाया है। ये राजनीतिक संरचना ने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को बनाया है किसने? संविधान। लेकिन संविधान को बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने। क्योंकि हमने पावर दिया किसे? उन संविधान सभा को, कि आप मेरे लिए संविधान बनाओ। तो कहता मेरे लिए संविधान बनाओ, जनता का ही है।
तब बना रहे हो क्यों? अब कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? अगर जनता ने ना कहा होता तो भले ही भारतीय संविधान का सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, लेकिन जनता ने चुना है ना, सीधे नहीं चुना, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने 296 सदस्यों को चुना था संविधान सभा के लिए। समझा आपने? प्रत्यक्ष जनता नहीं चुना, अप्रत्यक्ष चुना, लेकिन निर्वाचन के जरिए। बाकी 93 देशी रियासतों ने नॉमिनेट किया था। 389 में ही कहानी है ना। 379 संविधान सभा सदस्यों में 296 का निर्वाचन हुआ था बाई इलेक्शन। भले ही इलेक्शन इनडायरेक्ट है, जनता ने कैसे चुना? प्रत्यक्ष चुना है। अगर मेरे पहले के लेक्चर को आप देखते हैं तो देखिए आपको सारी बातें आसानी समझ में आएंगी, कोई भी आपके अंदर भ्रम नहीं रहेगा, सारे भ्रम टूट जाएंगे। ये समझिएगा, ये चूंकि यहाँ मेंस की कोई बात नहीं है, मेंस की बात उठने वाली है कहाँ? संविधान सभा क्या विशुद्ध भारतीय संविधान सभा क्या विशुद्ध भारतीय प्रयासों का परिणाम है या मेंस का सवाल है? समझिएगा आप, यहाँ मेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे और प्री की बात मैं कर रहा हूँ। ये क्या कहा जाए? शुद्धतम प्री की बात है, यानी प्री में सवाल होता है। अब बात क्या करने वाले हैं कि समझ शक्तियाँ किसके पास होंगी? जनता के पास होंगी। जनता कहती है हम कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जनता ही शक्ति का क्या है? स्रोत है। संविधान में शक्ति का स्रोत को जनता है। अब समझ गए? संविधान में शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर कहाँ है? पब्लिक के पास है। जब चाहती सरकार को पलट देती है। अभी देखिए ना, चुनाव हुआ था, कहाँ 400 पार की बात थी, कहाँ 240 सिमट गए। कौन जो चिल्ला रहा था हम 400 जीतेंगे, है ना? अभी आप देखें जनता का परिणाम। इधर कहते थे हम 400 सीटें जीत के आएंगे लोकसभा में, और कितनी जीते? 240, यानी बहुमत में थे ही नहीं। गठबंधन नहीं करते तो सरकार नहीं बन सकती थी। ये समझ सकते हैं आप। तो एक बात समझिए कि इसके साथ ये भी कहा कि हमारे जो नागरिक होंगे, कहा उसने, कहा जो संविधान बनेगा ना, जनता के प्रयास से जो बनेगा, क्योंकि पावर तो जनता के पास है जो, लेकिन जो संविधान उसके बनाया जाएगा तो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार भी दिया जाएगा। ये बात कहाँ है? उद्देश्य प्रस्ताव में है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, है ना। न्याय कितने टाइप के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव ही हम बात तो उद्देश्य के नहीं करेंगे, हम बाबा इस उद्देश्य प्रस्ताव ही कहेंगे। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया गया और कार्यवाही संविधान सभा की प्रारंभ की गई। आप समझिएगा। अब ये भी कहा गया कि देखो ऐसा कि जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, उसको भी संविधान क्या करेगा? गारंटी देगा किसी बात का कि उनका भी सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से उत्थान हो सके, उन्नयन हो सके। ऐसी सोच उस संविधान सभा की रही है और पहले दिन से ही रही है। कार्यवाही का पहला दिन, कार्यवाही का पहला घंटा किसको समर्पित है? भारतीय जनता के लिए है। और सीधी सी बात की गई थी कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दूंगा, साथ ही पिछड़ों को या जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार की गारंटी में दूंगा। ये किसने कहा था? उनकी स्वतंत्रता का भी ध्यान रखूंगा, उनके समानता गारंटी दूंगा, उनसे से या अल्पसंख्यकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं बार बार पिछड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पिछड़ा शब्द यूज किया जाता है तो उसमें SC ST सब आते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते हैं, इसीलिए तो सब उसी में एक साथ आ जाते हैं। तो आप इसके लिए कोई ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं कोई अपने शब्दों के माध्यम से भेदभाव कर रहा हूँ। मेरे शब्दों में कोई भेदभाव नहीं है ना। अब हम लोग कहाँ चलने वाले हैं? अब जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, कब मिली? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब स्वीकृति के बाद ये बात उठी कि भाई देखो, संविधान हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कैसी प्रक्रिया होगी, कौन से विषय पे कौन काम करेगा। तो संविधान निर्माण करने के लिए क्या किया गया? संविधान सभा ने कहा कि हम बनाएंगे समितियां। जब यह स्वीकृत हुआ, कौन? उद्देश्य प्रस्ताव, तो कहा कि संविधान निर्माण करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? समितियां बनाएंगे। संविधान निर्माण समितियां, संविधान निर्माण समितियां बनेंगी। और समितियां कैसी होंगी? 2 टाइप। पहली कौन सी होगी? प्रक्रिया संबंधी, यानी कैसे बनेगा उसके प्रोसीजर बताएगा प्रक्रिया समिति। दूसरा क्या था? विषय की समिति।
कौन से विषय रखे जाएंगे उसके लिए, यानी प्रक्रिया और विषय संबंधी समितियां बनाएगी। तो एक सवाल उठता है कि विषय संबंधी समिति में कौन कौन समितियां हैं? बहुत सारी समितियां बनाएगी। एक सवाल ये भी आता है कि प्रारूप समिति प्रक्रिया में आता है या विषय में आता है? तो आपको हम बता दें, जो प्रारूप समिति है वो कहाँ आता है? विषय में आता है। ध्यान रखिएगा। उस प्रारूप समिति के जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वो किस में आती है? इसी में आती है। अब आपको बता दें कि प्रक्रिया संबंधी समितियों में प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, ऐसे बहुत सारी समिति, ऐसे हिंदू उर्दू अनुवाद समिति, बहुत समिति आती थी। और विषय में अगर देखा जाए तो विषय में प्रारूप समिति आती ही थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। संघ समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, ऐसी बहुत सारी समितियां इसमें रखी गई थी। ये सवाल हो सकता है प्री में कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने कितने प्रकार की समितियों निर्माण किया? बताएंगे 2 टाइप। 2 टाइप क्या? प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधी समिति। और सवाल ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस जिसका भी आप वनडे दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। नहीं, कभी जब हम लोग इसके लिए टेस्ट बनाते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होता है, वो टेस्ट में से सवाल आपको जरूर मिलेंगे कि कितना आसान भी लगता है और कितना टफ भी है। इसको हल्के में आप छोड़ नहीं सकते हैं कि समितियाँ कितने टाइप की बनी थी। अगर आपने ऐसे ही इसे इग्नोर कर दिया तो एक क्वेश्चन से मरहूम रह जाओगे और पूरा 1 साल अपना फिनिश कर जाओगे। इतना भी ईजी है नहीं। 2 टाइप, प्रक्रिया और विषय संबंधी समितियां बन गई। झंडा समिति भी कहाँ? यहीं पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 समितियां बहुत महत्वपूर्ण विषय में है, प्रारूप भी है यहीं और झंडा समिति भी है यहीं पर। अब क्या हुआ कि शुरू हो गया, समिति बन गई तो संविधान का निर्माण शुरू होगा। अब संविधान का निर्माण, लेकिन जो प्रक्रिया संबंधी समितियां थी उन्हें बात को बताया कि संविधान का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए समस्या ये आ रही थी कि अगर प्रक्रिया बता दी गई लेकिन विषयगत अगर जानकारी किसी के पास ना हो तो क्या हो सकता है? उसके लिए कहा गया कि ऐसा करते हैं भाई, क्यों ना हम लोग एक समिति बनाते हैं, परामर्श समिति। कहा गया देखिए विषय संबंधी बहुत समितियां परामर्श समिति बनाते हैं। तो संविधान सभा ने 17 मार्च 1947 को, किसने? संविधान सभा कहाँ लिखा भाई? नहीं लिखा हूँ। अच्छा, लिखा ही नहीं हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ। संविधान सभा ने क्या किया? 17 मार्च 1947 को जानते हैं क्या किया? एक बनाया, परामर्श समिति बनाया था। क्या बनाया? परामर्श, क्या बनाया? परामर्श समिति बनाया। और इसमें यह कहा गया कि जितने भी मतलब संविधान के संबंध में जितने भी कानून हैं, परामर्श समिति से कहा गया कि आप दुनिया के जितने संविधान हैं उनके जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन करिए। भारत में जो अधिनियम ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए हैं उनका भी अवलोकन करिए। किसे बताया गया था ये काम? परामर्श समिति किसे कहा गया था? ये चीज 17 मार्च 1947 को जब नियुक्त की गई तो कहा गया कि आप दृष्टांतों को, दुनिया किसी देश में संविधान हो, संविधान ना हो, क्योंकि दुनिया में संविधान लिखित अलिखित दोनों प्रकार के हैं। तो जहाँ लिखित है वहाँ तो कोडिफाइड है, एक आप उठा के अध्ययन करके उसके प्रोविजन को देख सकते हैं। लेकिन जहाँ इलस्ट्रेशन यानी जो दृष्टांतों के स्वरूप में है, वहाँ आप उस दृष्टांतों को जो कहानी के रूप में बताए गए हैं, यानी दृष्टांत एक उदाहरण कहा जाता है और जो उदाहरण से क्या निकाला जाता है, नियम को क्या बनाया जाता है, यानी उस किसी नियम पर आधारित तो दृष्टांत होता है। जैसे कि अगर कोई केस हो, वो केस कभी बाद भविष्य में क्या बन जाता है? इलस्ट्रेशन बन जाता है, उसकी कहानी बन जाती है। किसके लिए बन जाती है? अगर उसके संबंध में कोई कानून ना उपलब्ध हो तो कहा कि दृष्टांतों को या संवैधानिक कोई ऐसे प्रावधान हैं उनको आप क्या करिए, उस पर चर्चा करिए। संविधान की, दुनिया के सभी संविधान की विशेषताओं का आप अध्ययन करिए। किसने कहा इस बात को? परामर्श समिति में। परामर्श समिति को इसलिए बनाया गया तो उसमें जो लोग थे उन लोगों ने इसका पूरा अध्ययन किया और जो है लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करने के बाद 3 प्रतियां उन लोगों ने बनाई थी और उन 3 प्रतियों को वितरित कर दिया संविधान सभा के अंदर। इस बात को बताने के लिए देखिए ऐसे ऐसे हैं 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। इसीलिए दुनिया का सबसे विशालतम संविधान कौन है?
भारतीय संविधान। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी बात को कहा जाए तो परामर्श समिति की रिपोर्ट की बात किया जाए तो चूंकि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था, उसके पीछे कारण यही था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया के अधिकतम देशों का संविधान पहले ही पढ़ चुके थे, इसीलिए उनको जो है फॉर्मेशन कमेटी का चीफ बनाया गया था, और कोई रीजन नहीं है। पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष बनाने के पीछे का कारण यही है। अम्बेडकर गांधी ने मनाया था तो अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, अन्यथा वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि गांधी ने कहा था कि अम्बेडकर आपके बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता है। ऐसा आग्रह किसने किया था? अम्बेडकर से गांधी ने किया था। इसके बारे में सारी कहानी पहले हो चुकी है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं, हाँ ये भी मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को अकेले लिखा है, ये तो आपका भ्रम है। ऐसी कोई बात नहीं। पूरी संविधान सभा में बहुत सारे मेंबरान थे, बहुत सारे सदस्य थे, उनके सहयोग से लिखा गया। लेकिन जो बोन है, जो संविधान की रीढ़ है, उस संविधान सभा में संविधान को लिख रहा है, जो फॉर्मेट तैयार कर रहा है, जो उसका बैक बोन कह सकते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी से आप कह सकते हैं, कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए कौन है वो? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक है। ये कहा जाता है, गलत नहीं, ये सही है, क्योंकि उन्होंने अधिकतम देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। जब परामर्श कमेटी ने क्या किया था? रिपोर्ट बना करके दिया, और रिपोर्ट बना करके दिया किससे? बी.एन. राव को। बी.एन. राव से कहा शुरू करो खेला। मैंने पहले बता दिया था कि बी.एन. राव क्या है? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कब हुए थे? जब राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उसी समय बी.एन. राव को भी संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बात समझ में आ गई? अब उनको दिया गया, उस रिपोर्ट दे दिया। 3 प्रतियों में था परामर्श कमेटी का रिपोर्ट जो था। कितने प्रतियों में था बेटा? 3 प्रतियों में। अब 3 प्रतियों में था, इससे मिला किसी बी.एन. राव जी को। बी.एन. राव को जब मिल गया तो इन्होंने क्या किया? उसी के आधार पर बनाया संविधान का क्या प्रारूप, उसी के आधार पे। यानी परामर्श समिति के जो रिपोर्ट था, कितने? 3 प्रतियों का, उसको उसी के आधार बी.एन. राव ने बनाया क्या? संविधान का प्रारूप। और जब बी.एन. राव ने बनाया संविधान का प्रारूप, उसमें रखा कितने अनुच्छेद? 243 अनुच्छेद, यानी 243 आर्टिकल रखा। और उसमें रखा क्या? उस प्रारूप में 13 शेड्यूल, यानी कि 13 अनुसूचियां रखा था। किसने? बी.एन. राव ने। अब ये था कि बी.एन. राव ने जब तैयार कर दिया, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं कि इसके पहले की अगर बात करूं तो इसके पहले ही प्रारूप समिति का गठन भी हो गया है। प्रारूप समिति की बात किया जाए तो यह पांडुलेखन समिति कहिए, चाहे प्रारूप समिति कहिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनके अलावा उसमें 6 और सदस्य थे, यानी टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7। उनको लेकर के 7 थे। किसको लेकर के? भीमराव अम्बेडकर के। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति में 6 मेंबर थे। एक का नाम है गोपाल स्वामी अयंगर है, के.एम. मुंशी हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, बी.एल. मित्र हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया है। उनके स्थान पे आ गए हैं कौन? एन. माधव राव आ गए। डी.पी. खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो आ गए कौन? टी.टी. कृष्णाचारी। ये लोग हैं, या इनको आप देख सकते हैं किसी बुक में, लूसेंट में, या कोई बुक हो, लक्ष्मीकांत में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। यानी सीधी बात मुझे करनी है क्या, कि जो प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था, उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति के पास जा रहा है। यानी बी.एन. राव ने जो बनाया क्या, 243 और 13 अनुसूचियों का संविधान का प्रारूप, उसको सामने किसके? भीमराव अम्बेडकर की। अब आपको थोड़ा सा इसे हटाना पड़ेगा, है ना। अगर इसे आप बहुत ही क्रमबद्ध कर दीजिए अच्छे से, तो कभी भूलने वाला नहीं है। भले इसमें डेटा बहुत सारा है, लेकिन मिस नहीं होता है। कब नहीं मिस होगा? जब इसे आप क्रम में पढ़ते चले जाएंगे तब। और जैसे आप रोकेंगे वैसे ही आपका ये सारे सवाल मिस हो जाएंगे। बी.एन. राव ने जो संविधान का प्रारूप बनाया, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब यह प्रारूप जा रहा है किसके समक्ष? ये प्रारूप जा रहा है किसके? प्रारूप कमेटी के समक्ष। प्रारूप कमेटी कहिए, आप समिति कहिए, यानी पांडुलेखन समिति नाम इसका है।
ध्यान रखिए, सवाल पूछा गया है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा 6 और शामिल थे। तो भीमराव अंबेडकर ने BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान का एक फॉर्मेट था, वो किसके समक्ष आ चुका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के समक्ष। और ये जिस प्रारूप समिति की हम बात कर रहे हैं आपसे, इसके गठन का अगर सवाल आपके मन में उठे तो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। यानी कि प्रारूप समिति बनी थी कब? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ कौन है? चीफ हैं BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर है। इनके अलावा इसमें 6 और मेंबर हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्या नाम है? EN गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, जिनको बाद उनका कुछ समय बाद हटा करके EN माधव राव आ जाएंगे, और अंतिम होंगे DP खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे T कृष्णाचारी। तो यानी कि इनको लेकर के प्रारूप समिति में टोटल मेंबर होंगे 7, यानी BR अम्बेडकर सही 7 होंगे, BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 होंगे। आप इन बातों को समझते हुए आगे बढ़िएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। अब क्या हुआ कि प्रारूप जो बनाया था BN राव ने पहुंचा प्रारूप समिति के समक्ष, और प्रारूप समिति ने क्या किया? विचार करना शुरू किया, मूल पाठ पर विचार करना। यानी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, रिफॉर्मेट कमेटी का, इसके पास पहुंचा तो इसने विचार किया लंबे समय तक, और इसने कहा ठीक है हम इससे अपना रिपोर्ट देंगे। उसने रिपोर्ट जारी किया प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष उस प्रारूप का समीक्षा करके, जिस प्रारूप बनाया था BN राव ने, उसकी समीक्षा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रख दिया। कब रखा? 21 फरवरी 1948 को। और रखा जानते हैं क्या? 21 फरवरी 1948 को BN राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप, जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी, उसका अच्छे से एनालाइज कर करके, विश्लेषण कर करके प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष 21 फरवरी 1948 को रख दिया। क्या? संविधान का एक नया प्रारूप, जिसमें क्या था? 315 अनुच्छेद। कितने थे बेटा? 315 आर्टिकल थे, और 8 थी क्या उसमें? अनुसूचियां थी। यानी कि 315 और 8 अनुसूचियों का संविधान का प्रारूप भीमराव अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया। और जब रख दिया तो जैसा आप समझ सकते हैं कि टिप्पणियाँ होंगी, संविधान सभा के मेंबर होंगे, बहस होगा, ऐसे ही उनकी बातों को डन नहीं कर दिया जाएगा। अंबेडकर के द्वारा दिए गए उस प्रारूप समिति में जो भी चीज़ जोड़ी गई, क्योंकि BN राव ने 243 की बात किया था, अंबेडकर कहाँ पहुँचा दिए हैं? 348, यानी कि कितना? 315। हाँ, 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, यहाँ 13 थी, वहाँ उन्हें कर दिया क्या? 8। तो अब उनके पास जब गया, किसके पास? लोगों के पास। संविधान सभा से कहा गया कि जो संविधान सभा के मेंबर थे, कहा गया कि इस पर अब अपना सुझाव दीजिए और बहस करिए, चर्चा कीजिए। और जब संविधान सभा के सामने आया तो जाहिर सी बात है, चर्चा करनी होगी। जब समझिए मेरी बात, जब चर्चा करनी होगी, बहस करनी होगी, तो समय होगा। यानी भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के प्रारूप को किससे? BN राव के प्रारूप में जोड़ते हुए एनालाइज, विश्लेषण करते बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा था, जहां उन्होंने 315 अनुच्छेद की बात कर दी थी संविधान में होना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा के समक्ष जब रखा, तो उसके बाद ये भी आप समझिएगा कि 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा ने कहा अब क्या शुरू होगा। कब की बात चल रही है? 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948 को आप समझिए कि प्रारूप में सुझाव देना, चर्चा करना एक दिन में नहीं होता है। जब भीमराव अंबेडकर ने, यानी प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने इस पर प्रारूप को लाया, कब? 21 1948 को। तो ये कहा था कि आप लोग इस पर बहुत गहराई से क्या करेंगे? विचार करेंगे ना, अपना अपना सुझाव दीजिए, क्या क्या चाहते हैं, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा जाए, कौन सा हटा दिया जाए, या कौन सा हटा दिया जाए, क्या किया जाएगा। तो सभी सदस्यों को जब उसकी प्रतियां दे दी गई थी,
तो संविधान की जो जिन्होंने प्रारूप बनाया था भीमराव अम्बेडकर ने, तो लोग उसका जब सुझाव या आलोचना टिप्पणी जो भी करना था उनको समय दिया गया था। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, मतलब संशोधन करना है, टिप्पणी करना है। आप कमेंट कर रहे हो तो सुझाव भी तो दो, आलोचना कर रहे हैं तो इस आलोचना में तर्क में दीजिए ना, पक्ष विपक्ष दोनों का, कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए। तो वो सारी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसकी जब चर्चा पूरी हो गई तो क्या हुआ, लोगों ने अपना अपना सुझाव लिख करके अपने पे टिप्पणी, अपनी आलोचना लेके सबका प्रेजेंट होंगे 26 अक्टूबर 1948 को। तब संविधान सभा क्या कहेगी, चलिए महोदय आप लोग जितना पेपर लेके आए हैं, जैसे मान लीजिए आप संविधान सभा के मेंबर हैं, आपने कुछ सुझाव दिया, फाइल लेके बैठे हैं, आपने सभी लोग जितने मेंबर थे अलग अलग रखे हैं, फिर सबसे कलेक्ट कर लिया गया। कब? 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा ने कलेक्ट किया और कहा जो आप दे रहे हैं ना, अब लाइए हम देखते हैं। तो संविधान सभा ने कहा अब इस पे शुरू करेंगे वाचन। भाई इतने मेंबर हैं, किसने क्या सुझाव दिया है, अब पढ़ के सुनेंगे हम लोग, मतलब पढ़वाएंगे एक दूसरे से क्या सुझाव दिए हो। तो यानी क्या शुरू होगा, संविधान का वाचन शुरू होने वाला है। संविधान सभा 3 वाचन, यानी कि उन सदस्यों के द्वारा जिस प्रारूप को भीमराव अम्बेडकर ने 21/1948 को संविधान के समक्ष उन्होंने पेश किया था, उस प्रारूप पर लंबे समय तक चर्चा, सुझाव, परिचर्चा जो भी लोग आपस सदस्यों ने किया था, जब वो अपना पूरा का आलोचना, सुझाव जो भी था, टिप्पणी सब ला करके जब संविधान सभा के सामने लाएंगे, कब पेश करेंगे वो लोग 26 अक्टूबर 1948, सभी सदस्यों के सुझाव, टिप्पणी और क्या आलोचना, तर्क वितर्क, सारी बातों का लेखा जोखा 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश है और वह प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सभी सदस्यों को दे दी जाएंगी। किसने क्या सुझाव दिया है, सभी कॉपी को वितरित करने के बाद संविधान सभा कहेगी कि अब हम शुरू करते हैं, आपके द्वारा बनाए गए उस विचार विमर्श के प्रारूप पर हम चर्चा करेंगे, यानी हम करेंगे विचार और विमर्श, यानी वाचन करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि वाचन करेंगे, पढ़ के सुनाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह संविधान सभा में 3 वाचन होंगे, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा। 3 वाचन के बाद जो तीसरा वाचन होगा वहीं संविधान अंगीकृत किया जाएगा। उसके बाद संविधान हमारे ऊपर पूरी तरह लागू होगा। पहले हम संविधान को अडॉप्ट करेंगे, फिर हमारा संविधान हमारे ऊपर क्या होगा, इन्फोर्स होगा, उसका समय होगा। इसके आगे की सारी चर्चा कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए, कब हुआ, कौन सा वाचन छोटा है, कौन सा बड़ा है, वाचन क्यों हुआ, इन सारी बातों पे चर्चा होगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।